नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज के इस ज्वाइन मूल विधि के क्लास में। तो अब तक हम लोग NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 को कंप्लीट किए दो क्लासेज में। पहली क्लास में हम लोगों ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 को बहुत अच्छे से जाना समझा, उसकी प्रमुख धाराओं में कौन से प्रावधान हैं इस पर चर्चा हुई। फिर दूसरी क्लास में हम लोगों ने बहुत शार्ट में ब्रीफ किया, अर्थात एक बार फिर से उसे जानने समझने का प्रयास किया, बहुत ही साधारण भाषा में, देसी भाषा में उसे समझा, कानून की तकनीकियों से हट करके कि आखिरकार NSA की आवश्यकता क्यों पड़ी और किस प्रकार से सरकारें इसका इस्तेमाल करती हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं और फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रैक्टिस करी, माने उस पर जो भी मॉडल क्वेश्चन बन सकते थे हम लोगों ने बनाया। तो यहाँ तक की बात बिल्कुल आपकी फिट है NSA। अब हम लोग आज बात करेंगे एक नए एक्ट पर और उस एक्ट का नाम है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। तो UPSI की तैयारी आप कर रहे हैं और जो UPSI की तैयारी कर रहे हैं वो मान के चला जाता है कि संविधान वो एक बेहतर पोजीशन में होगा, कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर आप संविधान पढ़े हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं, उसकी बेहतर तैयारी करे हैं, तो मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, बेसिक राइट, नैसर्गिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार या मूल अधिकार या मानव अधिकार, इन शब्दों से तो पक्का है परिचित होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत के संविधान को पढ़ा और भाग 3 नहीं पढ़ा तो इसका मतलब नहीं पढ़ा। और अगर जिसको जरा सा भी डाउट होगा कि संविधान क्या करें, कैसे पढ़ें, तो उसके लिए आपके YouTube चैनल में एक कंप्लीट संविधान की प्लेलिस्ट चल रही है और वहाँ बेसिक से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो वहाँ जाकर के आप, और स्पेशली कंप्लीट संपूर्ण संविधान वाला, तो एक घंटे 41 मिनट का जो हमारा वीडियो है उसे तो जरूर देखें। वो अपने आप में बड़ा ही यूनिक वीडियो है और बड़ी मेहनत के बाद बना है और वहाँ से क्वेश्चन तो आएंगे ही, गारंटी है। तो उसे आप जरूर देखें और संविधान कैसे पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस के साथ, वहाँ आप देख सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे आज ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993। तो अब थोड़ा सा पहले ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट को हम लोग आगे ले चले, उसके पहले जरा सा मूल अधिकार और मानव अधिकारों में चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, भारत के संविधान में भारत का जो संविधान है उसके पार्ट 3 में मूल अधिकार के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में फंडामेंटल राइट बताया गया है। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, और इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि जब यूएनओ बना तो उसके बाद 10 दिसंबर 1948 को 10 दिसंबर 1948 को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव के कुछ राइट्स, जिसको आप नैसर्गिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट कह सकते हो। नेचुरल राइट का सेंस ये है कि हम लोग मानव हैं तो इस पूरी पृथ्वी में कहीं किन्हीं हालात में अगर मानव हैं तो उनके कुछ मिनिमम राइट्स हैं, उन्हें सिक्योर करने के लिए 10 दिसंबर 1948 को पूरी दुनिया में एक यूनिवर्सल सार्वभौमिक घोषणा, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई। तो आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, सार्वभौमिक घोषणा, तो आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट कब किया गया? यूएनओ के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सार्वभौमिक मानवाधिकारों की घोषणा 10 दिसंबर 1948 को की गई। इसीलिए प्रतिवर्ष हम लोग 10 दिसंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। तो इसे भी आप अपडेट कर लेंगे, वैसे तो जहाँ तक है सब परिचित होंगे, लेकिन ये पता रहे कि प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को हम लोग दुनिया में, पूरी दुनिया में एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, इसके प्रति जो भी तिथि दिवस मनाए जाते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसके पीछे काफ़ी बड़ा पर्पज होता है कि अवेयरनेस, मानवाधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना। और यहाँ पर मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा की गई उसके अंतर्गत जो सदस्य राष्ट्र हैं, यूएनओ के जो सदस्य राष्ट्र हैं, उन पर बाध्यता है कि वो अपने यहाँ सुनिश्चित करें कि ये जो मानवाधिकार हैं
वो ऐसी मशीनरी विकसित करें, ऐसे कानून विकसित करें, बनाएं कि सुनिश्चित करें कि उनके यहाँ इन मानवाधिकारों का संरक्षण हो, अर्थात इन मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो। 10 दिसंबर 1948 को भारत का संविधान बन रहा है। 1948 का समय है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत का संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, और 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है, और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। तो जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन किया जा रहा था उस समय भारत का संविधान बन रहा था। तो उसी दौरान अगर देखा जाए तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में जो बातें हैं लगभग वो सारी बातें हमारे यहाँ सिक्योर कर दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ही, संविधान में ही लगभग वो सारी बातें सिक्योर कर दी गई हैं। माने भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार, और उसको लागू करवाने के लिए एक बड़ा, भारत के संविधान के भाग 3 में जो हमें फंडामेंटल राइट मिले हैं, उन फंडामेंटल राइट को प्राप्त करने, उसे लागू करवाने के लिए एक बड़ी मजबूत व्यवस्था दी गई है जो स्वयं में फंडामेंटल राइट है। वो है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखिए हम लोग इससे भी परिचित हैं, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में क्या है, अनुच्छेद 32, इसे 32 लिखिएगा। आर्टिकल 32 में भारत के संविधान के पार्ट 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में जो मूल अधिकार कुछ नागरिकों को और कुछ व्यक्तियों को, नागरिक और गैर नागरिक दोनों को मिले हैं, उसे सिक्योर किया गया है। अर्थात हम लोगों को पावर मिली है कि हम इसको लागू करवाने के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का मतलब भारत की सर्वोच्च अदालत, क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट यहाँ से मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में रिट जारी करने की शक्ति रखती है, रिट अधिकारिता रखती है। तो देखिए इसमें मुख्यतया वो सारी बातें आ गई थी हमारे फंडामेंटल राइट पार्ट में जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अंतर्गत आती हैं, जिसे ये मानवाधिकार कह रहे हैं, उसी को एक तरह से हम लोग मूल अधिकार कह रहे हैं। और भारत के संविधान में, मूल संविधान में ये प्रावधान आपको दिख रहे हैं। तो इसके बाद भी लगातार जो अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाएं माने संधियां हैं, 1966 तक आते आते कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाएं आई, उसमें जो भी शामिल थे उनकी बाध्यता हुई कि वो अपने यहाँ ऐसे कानूनी उपाय करें जिससे सदस्य देशों में, उस देश में क्या हो, मानवाधिकार का संरक्षण हो। तो ये ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 जो एक संसदीय केंद्रीय अधिनियम है, क्यों पारित किया गया, ये हम पर्पज जानना चाहते हैं। इसलिए पारित करना पड़ा क्योंकि एक तो 1948 में सार्वभौमिक घोषणा है, सदस्य देशों पर बाध्यता है, यूएनओ के सभी सदस्य देशों पर बाध्यता है कि इसे अपने यहाँ सुनिश्चित करें। हालांकि उस दौरान हमारा संविधान बन रहा था, संविधान में लगभग ये सारी बातें हम मूल अधिकार के तौर पर शामिल करते हैं और उसको मजबूत बनाने के लिए आर्टिकल 32 के प्रावधान करते हैं। लेकिन इसके बाद भी 1993 आते आते कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं और यूएनओ के जो पक्षकार थे, मानवाधिकारों के प्रसंविदा पर जो पक्षकार थे, उनके ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय बाध्यता थी, उसके अंतर्गत अपने यहाँ ऐसी मशीनरी सुनिश्चित करना था, कानून के द्वारा ऐसी मशीनरी स्थापित करना था जो मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायत कर सकें। तो इसके लिए देश में क्या करना पड़ा, एक केंद्रीय कानून पारित करना पड़ा। ठीक, तो केंद्रीय कानून क्यों पारित करना पड़ा, इस पर हम बात कर रहे थे। क्या है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, भारत के संविधान के किस प्रावधान में मूल अधिकार है, मूल अधिकार और मानवाधिकार में क्या आधारभूत अंतर है। तो हमने देखा कि लगभग वही बातें हैं, लगभग वो सारी बातें यहाँ स्वीकार की गई हैं। मूल अधिकार या मानवाधिकार मतलब मानव के अधिकार, मानव के वो अधिकार जो उसके प्राण, उसके जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित हो। मानव अधिकार, मानव के वो मिनिमम राइट जिसके कारण वो इंसान इंसान कहलाता है। ठीक, तो चलिए यहां तक की बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। धीरे धीरे आपको जानबूझ करके क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं क्योंकि हम लोगों को लगभग 17 अधिनियम पढ़ने हैं और उन 17 अधिनियमों को अगर हम एक साथ आपको देते हैं तो आपके साथ एक दिक्कत होती है। हम हमेशा स्ट्रेटेजिक पढ़ाई में विश्वास करते हैं
जो लोग हमसे ऑफलाइन जुड़े होंगे वो जानते होंगे, ऑनलाइन पर भी आप जानते हैं कि खास एंट्री प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग पढ़ाई करवा रहे हैं। तो एक माने ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज़ आप कभी भी पढ़ लीजिए। जीएस की दुनिया में मेरा जो अनुभव है वो ये कहता है कि पढ़ाई स्ट्रेटेजिक होगी तो रोचक होगी और आपको भूलने की और बार बार पढ़ने की समस्या से आप बचेंगे और एग्जाम में सही समय पर सही चीज़ कर पाएंगे और कोर्स पूरा करेंगे। अरुचि आपकी उत्पन्न नहीं होगी। यदि मैं एक साथ 10 एक्ट अपलोड कर दूं, 10 एक्ट की क्लासेज अपलोड कर दूं, तो इस 10 अधिनियमों से आप क्या करोगे कि चुनोगे और जो अच्छा लगेगा वो पढ़ोगे और जो नहीं पसंद आएगा, खराब लगेगा, बोरिंग लगेगा, कुछ बातें नहीं समझ में आएंगी तो उसे नहीं पढ़ोगे, तो आपकी पढ़ाई हमेशा अधूरी रहेगी। लेकिन इस तरह से एनएसए तक की कहानी आपकी बड़ी कंप्लीट हुई और एनएसए बड़ा छोटा सा अधिनियम लगा। एनएसए को पढ़ा भी, समझा भी और एनएसए को तो बहुत से धाराएं आपको याद हो गई होंगी और एनएसए पर सवाल भी हल कर लिया। वैसे ही अब आ गए कहाँ पर, अब मानवाधिकार मेंटेन करेंगे, उस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चन सब खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, अगले वीडियो में आ जाएंगे, अगले एक्ट पर आ जाएंगे। तो इस तरह से हम जल्दी से धीरे धीरे करके सब कवर कर लेंगे। ठीक, तो ये एक स्ट्रेटजी का पार्ट है। कुछ लोगों का लगातार फ़ोन कॉल मैसेज आते रहते हैं कि सर अगला वीडियो, तो बहुत ही स्ट्रेटजिक पढ़ाई चल रही है, हमको सब पता रहता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अपने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पर। ठीक, तो हम अपने बेसिक लेक्चर में पढ़ करके आए हैं कि किसी भी अधिनियम को पढ़ने के लिए जो आधारभूत प्रश्न बनते हैं, पहले उन आधारभूत बातों को कर लेना चाहिए। तो वो आधारभूत बातें क्या थी आप जानते हो। आधारभूत बात है कि अधिनियम का नाम केंद्रीय अधिनियम है कि राज्य का अधिनियम है, प्रादेशिक अधिनियम है। फिर विस्तार कहाँ तक है, कब लागू हुआ और कहाँ तक इसका विस्तार है, कितनी धाराएं हैं और कितने पार्ट में डिवाइड है और इसके कौन से प्रमुख प्रावधान हैं। ठीक, तो इस आधार पर पहले सबसे पहले मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का हम एक खाका तैयार कर लेते हैं, एक बेस तैयार कर लेते हैं, एक आधार तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, तो इस अधिनियम का नाम क्या होगा, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 होगा। अगर इसका पासिंग ईयर पूछें, माने किस साल ये पारित किया गया, तो 1993 होगा। क्यों होगा 1993, आप जानते हैं, क्योंकि जिस साल ये पारित किया जाता है, और ईयर तो कभी दिक्कत होती ही नहीं है जनरली, कभी कदा रेयर के बाद छोड़ दें, नहीं तो जनरली 99% एक्ट के साथ आंख मूंद करके आप उसके नाम के आगे उसका ईयर लिखा होता है। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम भी कब का है, 1993 का है। ठीक, अब बात करते हैं कि केंद्रीय अधिनियम है कि स्टेट का अधिनियम है। तो आप कॉमन सेंस से भी इसको बता सकते हैं कि एक तो मानवाधिकार का मामला कोई स्टेट का नहीं है, जनरल मामला है, और जब सार्वभौमिक घोषणा हो रही है तो कौन सा स्टेट और भारत के राज्य और अलग अलग राज्य में अलग होगा नहीं, तो एक केंद्रीय अधिनियम है। ठीक, केंद्रीय अधिनियम है, इसका मतलब है कि संसद द्वारा बनाया गया है। ठीक, तो ये एक केंद्रीय अधिनियम है। विस्तार की बात करें तो आजकल तो सब संपूर्ण भारत पर, जब से अनुच्छेद 370 के प्रावधान समाप्त हुए हैं, जम्मू कश्मीर राज्य को लेकर के ही ऐसा डाउट होता था कि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर बाकी सभी राज्यों पर लागू है। जनरली कानूनों में ऐसा लिखा होता था, लेकिन जब से अनुच्छेद 370 समाप्त हुआ, जम्मू कश्मीर सामान्य दर्जे में है और सामान्य दर्जे में होने के कारण उसको कोई ऐसे खास, तो संपूर्ण भारत इसका जो प्रवर्तन क्षेत्र है संपूर्ण भारत है। ठीक है, अधिनियम के लागू होने की तिथि की बात करेंगे तो अधिनियम 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ था। हालांकि ये पारित होता है बाद में, लेकिन एक अध्यादेश के अंतर्गत लागू कर दिया गया था। तो इसको लागू होने की जो तिथि हमको बतानी है, प्रश्न का उत्तर जो देना है वो 28 सितंबर 1993। ठीक, अब अधिनियम का खाका देखें तो इसमें कुल 43 धाराएं हैं और जो 8 चैप्टर में, 8 पार्ट में विभक्त है। इस अधिनियम में कुल 43 धाराएं हैं और 8 पार्ट में विभक्त है। ठीक, 8 अध्याय हैं। अब बात करते हैं किसकी, ये बात हो गई, थोड़ा सा बेस हो गया। अब हम लोग बात करते हैं स्पेशली अधिनियम के उद्देश्य की। ठीक, तो अधिनियम का उद्देश्य जो है, ये देखिए, इन सारी बातों को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जैसे भी संभव हो अपने नोट्स में। अब आगे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लिखिए और उसको मेंटेन करना शुरू करिए, जिससे आगे जो टेस्ट होगा, जो प्रैक्टिस होगी हमारी, उसमें प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एनएसए वाले में आप लोगों ने प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया,
तो हम चाहते हैं कि कमेंट बॉक्स में आप प्रश्नों का उत्तर जरूर दें, और कोई बात न समझ में आए तो कमेंट में कमेंट जरूर करें, हम आपके कमेंट का इंतजार करते रहते हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं हम लोग इस अधिनियम का उद्देश्य। तो देखिए, अधिनियम के उद्देश्य में लिखा है कि मानव अधिकारों को और प्रभावी संरक्षण हेतु, तो अभी पीछे भी हम चर्चा करके आए हैं कि 1993 पारित ही क्यों किया गया। मानव अधिकार को संरक्षण के प्रावधान तो हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट है, अनुच्छेद 32 है, जिसको हम लोग मूलभूत अधिकार, बेसिक राइट या फंडामेंटल राइट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या पर्पज है, मानव अधिकारों को और अधिक प्रभावी संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार न्यायालय का गठन, उसकी शक्ति, कार्य, प्रक्रिया और उनसे आनुषंगिक विषयों के हेतु यह अधिनियम पारित किया गया। तो इस अधिनियम का जो उद्देश्य साफ साफ निकल के आ रहा है, इस अधिनियम के उद्देश्य की बात करें तो स्पेशली ये बता रहे हैं कि एक तो पर्पज क्या है, मूल पर्पज इनका है मानवाधिकारों का, जो ह्यूमन राइट है, मानवाधिकार है, उसका और बेहतर संरक्षण करना। ठीक है, तो देखिए ये क्या कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट का और बेहतर संरक्षण करने के लिए ये क्या चाहते हैं, देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग और एक मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना करना, इसकी स्थापना करना। ठीक, और इन सब से जुड़े और कोई आनुषंगिक विषय हैं, इन सब से जुड़े राष्ट्रीय, राज्य, मानवाधिकार न्यायालय, इन सब से जुड़े और कोई आनुषंगिक विषय हैं, जुड़े हुए विषय हैं, कॉम्प्लीमेंट्री विषय हैं, तो उसके लिए भी प्रावधान करना। तो बहुत स्पष्ट है, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 एक केंद्रीय अधिनियम है। 1993 में ये अस्तित्व में आया। ये चाहता है, ये अधिनियम इसलिए पारित किया गया स्पेशली कि ह्यूमन राइट का देश में और बेहतर संरक्षण हो। इसके लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन और मानवाधिकार न्यायालय स्थापित करना, और इन सब से जुड़े और कोई आनुषंगिक विषय हैं तो उसके बारे में प्रावधान करना। तो इन सब का गठन, शक्तियां, कार्य, जांच की प्रक्रिया, इन सब के बारे में क्या होगा, प्रावधान होगा। तो सीधी सी बात है कि इस अधिनियम को बनाया ही क्यों गया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक देश में ऐसी मशीनरी हो जहां हम मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायत कर सकें और बहुत ही स्पेशल, विशेष तरीके से वहां पर इसकी जांच हो सके। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता होगा, सीधी सी बात है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन और मानवाधिकार न्यायालय के संबंध में प्रावधान कहाँ पाए जाएंगे। अगर आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछे तो आपका उत्तर क्या होगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में, क्योंकि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 बना ही इसलिए है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की जाती है, अगर ऐसा प्रश्न पूछेगा तो आपका उत्तर होगा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। अब आपसे अगर पर्पज भी पूछा जाए, विकल्प बना करके कि इनमें से कौन सा उद्देश्य है या नहीं है, तो सीधी सी बात है, बहुत स्पष्ट उद्देश्य है। क्या कि देश में मानवाधिकारों का और बेहतर संरक्षण करने के लिए एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन करना, राज्य मानवाधिकार आयोगों का गठन करना, मानवाधिकार न्यायालय स्थापित करना और इन सब से जुड़े अन्य आनुषंगिक विषयों, जुड़े हुए विषयों के बारे में प्रावधान करना। ठीक, तो एक उद्देश्य समझ में आ गया मानवाधिकार अधिनियम का, उद्देश्य समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ रहा है कि अच्छा अंदर क्या प्रावधान होंगे इस अधिनियम में। सिंपल सी बात है, हर अधिनियम की भांति प्रावधान क्या होगा, अनुच्छेद 1 में संक्षिप्त नाम होगा और उसी में इसका विस्तार क्षेत्र होगा और लागू होने की तिथि जनरली जैसा होता है, और फिर 2 में परिभाषा होगी। सभी अधिनियमों के अनुच्छेद धारा 2 में परिभाषा दी होती है तो परिभाषा खंड होता है। 3 से लेकर 43 के बीच में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन, मानवाधिकार न्यायालय और उनसे जुड़े अन्य विषय, माने मानवाधिकार आयोग का गठन कैसे होगा, अध्यक्ष कौन होंगे, कितने मेंबर्स होंगे, उनकी नियुक्तियां कैसे होंगी, इन सब के कार्य कैसे होंगे, शिकायत कैसे की जाएगी, ये सब जांच कैसे करेंगे, इनके पास पावर कैसी होगी जब मानवाधिकार आयोग का
गठन होगा तो कोई शिकायत जाएगी तो ये लोग कैसे पनिशमेंट दे सकेंगे कि नहीं, ये सारे प्रावधान इस अधिनियम में 43 अलग अलग धाराओं में अलग अलग 8 चैप्टर में बटे होंगे। तो एक रफली अगर आप देखो तो मानवाधिकार अधिनियम 1993 के अंतर्गत इन सब के गठन, इन सब की शक्तियां, जांच की प्रक्रिया, कार्य, इनका आना और जाना, माने इसके अध्यक्ष कैसे आएंगे, मेंबर्स कैसे आएंगे, कितना बड़ा आकार होगा, कितना कार्यकाल होगा, ये सारी बातें बताई गई हैं इसमें। ठीक, तो ये तो बात हुई किसकी, उद्देश्य की, हेतु की, क्या पर्पज है। हमने बताया है कि किसी भी अधिनियम को, कानून में किसी भी एक्ट को, कानून को पढ़ने के लिए ये कुछ बेसिक्स होते हैं जो आपको पता ही होने चाहिए कि यह अधिनियम का नाम क्या है, किस वर्ष पारित हुआ था, ये राज्य का अधिनियम है कि केंद्रीय अधिनियम है, और इसका उद्देश्य क्या है, इसमें कुल कितनी धाराएं हैं और कितने पार्ट में डिवाइड है, कहाँ तक ये लागू होता है, क्या पूरे भारत पर लागू होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में। फिर उस अधिनियम के कुछ प्रमुख परिभाषा खंड से परिभाषाएं और उस अधिनियम के कुछ प्रमुख धाराएं, इतना आपको पता हो, रफली ये आइडिया होना चाहिए कि अच्छा इस अधिनियम में क्या प्रावधान हैं। ठीक, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ें तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। एक कॉमन आइडिया आप रखे रहिएगा, किसी भी जनरली सामान्यतः सभी अधिनियम में एक सामान्य आइडिया आप अपने पास रखे रहिएगा कि किसी भी अधिनियम की धारा 1 में अधिनियम का नाम, उसका विस्तार, उसके लागू होने की तिथि होती है। 2 में सामान्यतः क्या होता है, परिभाषा खंड होता है। परिभाषा माने उस अधिनियम में जो कठिन शब्द आए हैं उनको यहाँ परिभाषित कर दिया जाता है, क्योंकि कानून का एकार्थी स्पष्ट होना बहुत जरूरी होता है। कानून के कठिन शब्दों को पहले ही परिभाषित कर दिया जाता है, और ये सामान्यतः अधिनियमों की धारा 2 में होता है। तो उसी तरह मानवाधिकार अधिनियम की धारा 2 में भी क्या है, ढेर सारी परिभाषाएं होंगी। तो देखिए मानवाधिकार अधिनियम 1993 की कुछ प्रमुख धाराओं को हम लोग देख लेते हैं। ठीक, माने कम से कम इतनी धारा, 43 धाराओं में से कम इतनी धाराओं को तो हमको नहीं भूलना है, और इतना अगर मेंटेन है तो इतने से ही फंडामेंटल ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कंप्लीट हो जाएगा। हम स्ट्रेटेजिक पढ़ाई कर रहे हैं, 43 की 43 फालतू धाराओं को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। पूरा प्रयास होगा कि कितना कम से कम कंसाइज, सरल से सरल तरीके से हम आइडिया ले लें और इस मुकाम को पार कर जाएं। ठीक, तो अगर देखेंगे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की प्रमुख धाराएं और उसके प्रावधान, तो सबसे पहले तो धारा 2 ये परिभाषा खंड है, इसमें ढेर सारे शब्द परिभाषित हैं और जो जरूरी परिभाषाएं होंगी उसको भी हम लोग देखेंगे। धारा 3 है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन। तो धारा 3 में क्या बताया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 3 में क्या है, या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन के बारे में प्रावधान किस धारा में किए गए हैं, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर लिखा है धारा 12 आयोग के कार्य, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य बताए गए हैं। 13 में लिखा है जांच से संबंधित शक्तियां, माने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो मामलों की जांच करेगा उसमें उसके पास कैसी पावर है। और फिर है अनुच्छेद धारा 17 शिकायतों की जांच, तो जो शिकायतें आएंगी इसके पास उसकी जांच कैसे करेगा इसके बारे में। धारा 20 में लिखा है आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो किस प्रकार से वार्षिक रिपोर्ट बनाएगी और किसको सौंपेगी, और उसकी विशेष रिपोर्ट क्या होगी और किसको सौंपेगी, कितने अंतराल पर आ सकती है। धारा 21 में राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन, जैसे उधर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग फिर राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन। और धारा 30 में मानव अधिकार न्यायालय, मानव अधिकार से जुड़े, मानवाधिकार से जुड़े एक स्पेशल कोर्ट की स्थापना के प्रावधान किए गए हैं। धारा 31 में लिखा है विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होते हैं, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होते हैं, इसकी चर्चा भी हम लोग डिटेल में करेंगे। धारा 36 आयोग की अधिकारिता के अधीन आने वाले विषय, यहाँ ये बताया गया है कि राष्ट्रीय आयोग जो होते हैं उसके अधीन कौन कौन से विषय आएंगे। 38 सद्भावपूर्वक, माने इस अधिनियम के अंतर्गत आयोग के किसी मेंबर द्वारा अगर सद्भावपूर्वक कोई कार्रवाई की गई है तो उसके लिए संरक्षण,
माने अगर सद्भावपूर्वक कोई कदम गलत उठ जाए, किसी को क्षति पहुंचे, तो यहाँ पर उस व्यक्ति की सेविंग की गई है जिसने सद्भावपूर्वक काम किया है। 40वें नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति। इस अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए रूल्स बनाने की अनुच्छेद धारा 40 में पावर है किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और ऐसी ही पावर राज्य आयोग के संबंध में नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है, वो है धारा 41 में। ठीक, तो कुल 43 धाराएं हैं। 43 धाराओं में ये कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं जिसे आपको इस अधिनियम की इन प्रमुख धाराओं को नहीं भूलना है। ठीक, और अगर बात करें कि किन 3 को नहीं भूलना है, तो याद रहे धारा 3, धारा 21 और धारा 30। इन 3 धाराओं को तो कभी नहीं भूलना है। 3 सेक्शन 3 जैसे एनएसए से हम लोगों ने निकाला था ना, वैसे इसमें भी देख रहे हैं धारा 3 से और धारा 20 से और धारा 21, इसे तो कभी नहीं भूलना है। सेक्शन 3, सेक्शन 20, सेक्शन 21। यहाँ पर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन और मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना। ये 3 तो कतई नहीं भूलना है, 3, 20, 21। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं जिसे आपको कतई भूलना ही नहीं है। कम से कम इतने से ही काम चलने वाला है, अब इससे कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन नोट्स में होना चाहिए। बहुत स्क्रीनशॉट और ये ऑनलाइन दुनिया के भरोसे कि स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कलम आपको चलानी है। आजकल थोड़ा सा एक गड़बड़ सा हुआ है कि जब से ऑनलाइन पढ़ाई होने लगी है तो लोग सुनने में विश्वास ज़्यादा रखते हैं। सुनना एक अपने आप में, सुन करके चीज़ें बहुत याद होती हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन सुन करके लिखना, इससे याद दोहरा हो जाता है, तो स्मृति में चीज़ें बनी रहती हैं। तो लिख जरूर लेना चाहिए, तो आपके नोट्स मेंटेन होने चाहिए। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि हर अधिनियम की तरह इस अधिनियम की धारा 2 में भी क्या है? परिभाषा है। लेकिन परिभाषाएं तो बहुत हैं, आपको स्पेशली एक परिभाषा तो पक्का याद रखनी है, और वो है राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2D के अंतर्गत मानव अधिकार परिभाषित है। तो आपसे ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि मानव अधिकार की परिभाषा इनमें से किस धारा में है? तो धारा 2A, 2B, 2C, 2D या कुछ भी विकल्प बना सकता है 2 के साथ, तो 2D में। तो एक तो सबसे पहले आपको ये पता हो कि धारा 2D में परिभाषित है। मानव अधिकार कहाँ परिभाषित है? धारा 2D में परिभाषित है। अब देखते हैं कि धारा 2D क्या कहता है। धारा 2D कहता है कि मानव अधिकार से प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं या अंतर्राष्ट्रीय संधि प्रसंविदा में शामिल हैं और भारत में न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं। तो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होना काफ़ी देखिए बोल्ड बनाया गया है कि वो अधिकार मानव अधिकार में क्या होना चाहिए। कह रहे हैं कि मानव अधिकार किसको कहते हैं? मानव अधिकार से अभिप्रेत है कौन से अधिकार? प्राण, स्वतंत्रता, समानता, प्राण, स्वतंत्रता, समानता और मानव गरिमा से जुड़े अधिकार। मानव अधिकार में देखिए इस परिभाषा में क्या बता रहा है कि मानव अधिकार से प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार आते हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत हों। ठीक है, एक खास बात है कि भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत हों। प्रत्याभूत का मतलब गारंटेड हों। दूसरा, जो इंटरनेशनल ट्रीटी हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाएँ हैं, जैसे यूएन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट है 1948, इन सब के अंतर्गत क्या हो? प्रत्याभूत हो। और तीसरा, भारत में जो न्यायालय हैं उनके द्वारा प्रवर्तनीय। ठीक है, तो ये 3 खास बात है। 2D में परिभाषा जो दी गई है उसमें साफ साफ लिखा है कि मानव अधिकार से अभिप्रेत है प्राण, स्वतंत्रता, समानता और मानव गरिमा। व्यक्ति के वे अधिकार जो उसके प्राण से, स्वतंत्रता से, समानता से और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकार हैं। और
जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत हैं, गारंटेड हैं, एक बात, या अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा में शामिल हैं। थोड़ा वाइड कर रहा है, हो सकता है यहाँ कुछ बातें छूट गई हों और यहाँ थोड़ा ज़्यादा वाइड हों। ये हो या ये हो और भारत में न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हो। प्रवर्तनीय का मतलब क्या होता है? एक्शनेबल हो, लागू कराया जा सके, वरना ऐसा अधिकार जिसको लागू न करवा सकें कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, तो ये है 2D के अंतर्गत परिभाषा। तो ये परिभाषा भी आपको ध्यान में रखनी है। हम लोग देख रहे हैं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इसमें हम लोगों ने जाना कि इस अधिनियम का पूरा नाम क्या है, यह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, यह केंद्रीय अधिनियम है कि राज्य का अधिनियम है। फिर हम लोगों ने देखा इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ तक है, कब ये लागू हुआ, किस प्रकार से लागू हुआ, फिर इसका उद्देश्य क्या है, इसमें कुल कितनी धाराएं हैं और कितने पार्ट हैं, और इसके उद्देश्य को हम लोगों ने जाना, प्रमुख धाराओं को जाना। परिभाषा खंड में प्रमुख परिभाषा, सबसे प्रमुख परिभाषा धारा 2D में परिभाषित मानव अधिकार और मानव अधिकार क्या है। और मोटे तौर पर 3 बातें हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन के प्रावधान किए गए हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के प्रावधान किए गए हैं, एक भारत में न्यायालय, मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना के प्रावधान किए गए हैं, और उनसे जुड़े और आनुषंगिक विषय जो हो सकते हैं उसके बारे में प्रावधान है। कुल 43 धाराओं वाला 8 भागों में विभक्त यह एक केंद्रीय कानून है जो 1993 में अस्तित्व में आया था। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। ठीक, और इसका मेन पर्पज है मानव अधिकारों का और ज़्यादा संरक्षण किसी भी प्रकार से, और चूंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा के अंतर्गत भी भारत सरकार पर दायित्व था, इसलिए ऐसे प्रावधान किए गए हैं। और अगर मानव अधिकार, इस अधिनियम के अंतर्गत मानव अधिकार किसे कहते हैं, तो आप अगर इसे बताना हो तो मानव अधिकार से ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं जो प्राण, स्वतंत्रता, समानता, मानव गरिमा से संबंधित हैं, जो भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत हैं या अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा में शामिल हैं और भारत के न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। ठीक, तो देखिए एक बेसिक आइडिया ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 पर हम लोगों ने लिया। तो अभी आज की क्लास में आप इसे मेंटेन करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो जो प्रमुख धाराएं हम लोगों ने लिया है, धारा 3, धारा 7, जो भी प्रमुख धाराएं हम लोगों ने ली है, उन धाराओं को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार न्यायालय, इन 3 पर चर्चा होगी। इनका गठन कैसे होता है, कितने मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स का कार्यकाल क्या होता है, और ये जो आयोग है न्यायालय की स्थापना कैसे होती है, लोक अभियोजक क्या होते हैं, विशेष लोक अभियोजक कितने वर्षों के लिए कौन नियुक्त किया जा सकता है, और कौन से मामले इनके पास जा सकते हैं, और उसमें ये किस प्रकार की जांच प्रक्रिया अपनाएंगे, उनकी शक्तियाँ क्या हैं। तो स्पेशली आगे वाली क्लास में हम इन 3 संगठनों पर, इन 3 आयोगों पर बात करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आपकी मूल विधि की क्लास आप कैसा महसूस कर रहे हो, अभी तक जितना पढ़ा, अधिनियम, कानून की बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं, कोई बाधा हो, अपना अनुभव ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। कोई किसी प्रकार की समस्या हो, समझ में ना आ रही हो, कोई भी और क्वेरी हो कानून के बारे में, तो उसे यहाँ डाउट जरूर छोड़ दें, लेकिन चलें सीक्वेंस में। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि इस सीक्वेंस में ही लेक्चर पढ़ें, उस सीक्वेंस में ही पढ़ें। और हाँ, चैनल के बारे में कम से कम अपने एक मित्रों को ज़रूर बताएं। जो एक खास ट्रिनिटी है, प्रोग्राम है, चैनल पर किस प्रकार से हमारी प्लेलिस्ट चल रही है, वहाँ पर किस प्रकार से प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगे हैं, और ये हमारी जो मूल विधि की स्पेशल क्लासेस जा रही हैं, इसके बारे में आप बताएं ज़रूर। ठीक, तो अगली क्लास, इस क्लास को आप मेंटेन करें। अगली क्लास में हम इसी को आगे ले चलेंगे और वो 3 खास आयोगों पर बात करेंगे। उसका गठन, उसके पास कौन सी पावर है, उसके पास ड्यूटीज़ क्या हैं, इस पर बात करने वाले हैं, किस प्रकार से ये आयोग काम करता है। ठीक, और इस अधिनियम में 2 बार संशोधन हुए हैं। इस अधिनियम में अब तक 2 बार संशोधन हुए हैं। एक संशोधन 2006 में और 2019 में। तो 2019 वाला संशोधन की चर्चा हम लोगों ने इसलिए नहीं करी क्योंकि अभी यहाँ ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत अगली क्लास में है। तो अगली क्लास में 2019 के अद्यतन संशोधन के साथ हम इस अधिनियम को आगे ले चलेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो इस क्लास को आप मेंटेन करें, अगली क्लास के लिए तैयार हों। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। धन्यवाद।